चलो, तो कल हम लोग वेरिएशन इन डिमांड्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। वेरिएशन इन डिमांड, मैंने बताया था कि जो डिमांड होती है वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द टाइम। वो वेरी कर सकती है टाइम के हिसाब से। 1 मिनट में इसको साइड कर दूं पहले। वो वेरी कर सकती है टाइम के साथ साथ, है ना। हो सकता है कि आज हमारी डिमांड कुछ और है, कल के दिन डिमांड कुछ और होगी, और उसके अगले दिन डिमांड कुछ और हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें वेरी करती रहती है टाइम के साथ साथ। और कल हम बात कर रहे थे, एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार फिर से देख लो उस पॉइंट पे आके। मैक्सिमम डेली डिमांड के बारे में बात कर रहा था और बताया था कि ये होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड, है ना। 1.8 टाइम्स कहाँ से आया था, बताया था कि ये लास्ट का 30 to 40 ईयर्स डेटा का हमने एवरेज ले रखा होता है ना। तो वो एवरेज हम कैसे लेते हैं उसके बारे में भी बात की थी। जैसे हर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं एक बार यहाँ शॉर्ट में जल्दी से, कि भाई सपोज कोई आप पर्टिकुलर ईयर मान लो, 2023 ही ले लो, अभी 2023 चल रही है, ये मैंने मान लिया है ना। तो हो सकता है कि इस किसी एक दिन सबसे ज्यादा डिमांड मुझे देखने को मिली हो। मान लेता हूँ 21 जून, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था 21 जून, है ना, गर्मियों का दिन है। इस दिन मैं मान लेता हूँ कि सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी किसी भी कम्युनिटी को। ठीक है। ऐसे ही 365 दिन रहे होंगे, है ना, 365 डेज होते हैं एक ईयर के अंदर। ठीक है। तो 21 जून कौन सा दिन है मेरा, ये ये वो डे है जिस दिन मैक्सिमम डिमांड थी, है ना। इसको बोलता हूँ डे ऑफ मैक्सिमम डिमांड। डे ऑफ मैक्सिमम डिमांड, है ना। दिस वॉज द डे ऑफ मैक्सिमम डिमांड। और हमने एक पूरी ईयर का एवरेज लिया हुआ है, जैसे 1 जैन प्लस 2 जैन एंड सो ऑन, इस तरीके से 31 दिसंबर तक जो भी डिमांड थी, जो भी डिमांड थी, है ना, उसका हमने एवरेज लिया था 365। ठीक है। दिस वॉज द एवरेज कंपोनेंट जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। ठीक है। तो मैक्सिमम वाला दिन है हमारे पास 21 जून, एवरेज वाली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उन दोनों का, इन दोनों का जो रेशियो है, वो मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि ये रेशियो हमने लास्ट की 40 ईयर्स डेटा का ले रखा है। 2022 का भी ले रखा होगा, 2021 का भी ले रखा होगा, 2020 का भी ले रखा होगा। फिर इसका जाके मैंने एवरेज निकाला है इस तरीके से। तो 1.8 मेरा वहां से आया था। अब मैं आगे चल रहा हूँ, है ना। टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं और उसको दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, वेरिएशन इन डिमांड हेडिंग दे देता हूँ। वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड। सबसे पहले मैंने बात की, दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम डेली डिमांड की। मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, शॉर्ट में इसको बोलता हूँ क्यू एम डी। मैक्सिमम डेली डिमांड क्यू एम डी इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल डेली डिमांड। ठीक है। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक। चलो, अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाट, मैक्सिमम ओवरली डिमांड। जब मैं मैक्सिमम ओवरली डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं उस दिन के बारे में ही बात कर रहा हूं जिस दिन मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आई थी। मैक्सिमम ओवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये मैक्सिमम डे और कुछ नहीं है भाई, जो अभी बताया था मैंने, 21 जून, जिस दिन सबसे ज्यादा, एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जिस दिन पूरी ईयर के अंदर सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, वो मेरे पास क्या था, वो है मेरे पास मैक्सिमम डे, है ना। जिस दिन मैक्सिमम डिमांड निकल के आई थी, जिस डे पर, वो मेरे पास 21 जून है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ना, दैट इज 21 जून। इसके बारे में मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूजन होती है मैक्सिमम ओवरली डिमांड के क्वेश्चंस के अंदर लोगों को, है ना। कभी कभी क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम आंसर कुछ और कर देते हैं क्योंकि हमने याद कर रखा होता है वैल्यू। पर यहाँ पर आप समझ लेना एक बार ठीक से, ये होता है मैक्सिमम ओवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज ओवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। मैक्सिमम डे से मेरा मतलब है 21 जून, याद रखना। अब 21 जून को भी भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, आप जानते हैं। तो 21 जून में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उस पर्टिकुलर डे पर भी तो भाई हर घंटे के अंदर वेरिएशन आ रहा होगा ना डिमांड के अंदर। 4 बजे, 5 बजे, जैसे सबसे ज्यादा डिमांड रहती है मॉर्निंग के आवर्स के अंदर, जिस टाइम पर हम नहा रहे होते हैं, घर की सफाई कर रहे होते हैं, 7 AM 8 AM, इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं क्या मैक्सिमम डिमांड देखने को मिलती है। इस तरीके से 24 आवर्स रहे होंगे 21 जून वाले दिन भी। अब इन 24 घंटों के अंदर
किस घंटे में, किस ओवर, किस किस पर्टिकुलर एक ओवर के स्पैन के अंदर मैक्सिमम डिमांड रही होगी, उसको मैंने क्या बोल दिया है, उसको मैंने बोल दिया मैक्सिमम ओवरली डिमांड। मैक्सिमम ओवरली डिमांड क्वेश्चन में इतना डिटेल में लिखा नहीं होता है हमेशा, मैक्सिमम ओवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, वो ऐसे लिख के नहीं देता है। वो केवल लिख देगा आपको मैक्सिमम ओवरली डिमांड। आपको समझना होगा, अपने आप से ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि भाई वो मैक्सिमम डे के ऊपर ही मैक्सिमम ओवरली डिमांड की बात कर रहा है, यानी कि 21 जून पर ही वो मैक्सिमम ओवरली डिमांड के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने 1.5 टाइम्स से मेरा मतलब ये हुआ कि भाई इन सारे ओवर्स का आप अगर एक बार एवरेज निकालोगे, सपोज यहाँ पर रात को 12 बजे केवल 10 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट थी किसी एक पर्टिकुलर घर के अंदर, ठीक है, 1 बजे और कम होगी, 9 लीटर की रिक्वायरमेंट है या 2 लीटर की रिक्वायरमेंट है, सब सो रहे होंगे तो 1 लीटर की रिक्वायरमेंट ही है, मान लो रात में वो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन सुबह के टाइम में देख रहा हूँ 8 बजे के आसपास उसी पर्टिकुलर घर के अंदर 100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ जा रही है। तो इन सभी का मैंने एक एवरेज निकाला है, वो ये कंपोनेंट लिखा हुआ है राइट हैंड साइड के ऊपर। और वो एवरेज हम कैसे निकाले होंगे भाई, वो वाला इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, रफ वर्क जो मैंने किया था इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी यहाँ से, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। एवरेज ओवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि 1.5 ये कहाँ से निकल के आया। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज ओवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, तो 1.5 टाइम्स मैं लिखता हूं यहाँ पर। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड यानी कि 21 जून को जो ओवरऑल डिमांड थी, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय 24, ऐसे तो निकाला होगा मैंने भाई इसको। अगर आप डेली डिमांड के अंदर 24 की डिवाइड लगा दोगे, सॉरी यहाँ मैक्सिमम नहीं आएगा, एवरेज आएगा, एवरेज, क्योंकि एवरेज की बात चल रही है ना अभी, मैक्सिमम की बात तो मैंने की ही नहीं, सॉरी ये मैक्सिमम ही आएगा ना, क्योंकि 21 जून की बात हो रही है, सॉरी सॉरी। मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाई 24, मैक्सिमम डेली डिमांड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 21 जून को मुझे क्या देखने को मिली थी, मैक्सिमम डेली डिमांड देखने को मिली थी। उस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरे ईयर के अंदर, गर्मी का दिन था 21 जून। तो मैंने ऊपर लिखा है एवरेज ओवरली डिमांड, या यहाँ लिख रहा हूँ मैं मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाई 24, क्योंकि 21 जून को क्या कौन सा दिन था, मैक्सिमम डेली डिमांड था, तो डेली डिमांड को ओवरली में कन्वर्ट करने के लिए 24 की डिवाइड लगा दी और कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.5 टाइम्स, आगे बढ़ते हैं इसमें, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और क्या हमने देखा अभी, ऊपर ऊपर हमने देखा है कि भाई मैक्सिमम डेली डिमांड किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एवरेज एनुअल डेली डिमांड के बराबर, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड। तो यहाँ लिख रहा हूँ 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड, एवरेज एनुअल डेली डिमांड डिवाइड बाई 24, चलने दो इसको ऐसे, डिवाइड बाई 24, ठीक है। नेक्स्ट में आगे क्या करता हूँ इसके अंदर देखना, मैं लिखता हूँ 1.5 टाइम्स, यहाँ लिख रहा हूँ 1.8 टाइम्स इनटू, अब मेरा कंसर्न चूंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है ओवरली डिमांड, और राइट हैंड साइड पर मैं निकाल रहा हूँ डेली डिमांड, ऐसा नहीं करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से डेली को ओवरली में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 24 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज एनुअल ओवरली डिमांड इंटू 24, डेली से ओवरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर 24 का, और नीचे एक 24 पहले से चल रहा था भाई, इस 24 से ये 24 कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास बचता क्या है, आप 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 में तो मिलता है 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल ओवरली डिमांड। दिस इज व्हाट, इसको शॉर्ट में बोलता हूं मैं QMH। जब लेफ्ट में मैं ओवरली की टर्म लिख रहा हूं तो राइट में भी ओवरली की टर्म ही आएगी भाई, ये तो सिंपल फिजिक्स का रूल है कि दोनों तरफ एक इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ यूनिट्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, लीटर पर ओवर के अंदर वैल्यूज आएंगी।
तो ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछता रहता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो भाई, कैसे सीक्वेंस चल रहा है। मैं बात कर रहा था मैक्सिमम ओवरली डिमांड की। एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम ओवरली डिमांड का, उसका मतलब होता है मैक्सिमम ओवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, और वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ उस पूरे दिन का जो एवरेज डेटा था। वो दिन कौन सा है? मैक्सिमम डेली डिमांड वाला दिन है, 21 जून वाला दिन है। और मुझे पता है, अगर मुझे ओवरलीक्स को डेली में कन्वर्ट करना है तो 24 की डिवाइड लगानी पड़ेगी। फिर मैक्सिमम डेली डिमांड को अगेन मैंने एवरेज वाले टर्म के अंदर मल्टीप्लाई, एवरेज वाले टर्म में चेंज कर दिया। वो मैं जानता हूँ, ऊपर वाले मेरे पास जो रिलेशन है उससे मैं जानता हूँ 1.8 टाइम्स होता है एवरेज एनुअल डेली डिमांड के। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में ओवरली डिमांड लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में भी हम ओवरली डिमांड लिखना चाहते हैं। तो मैंने डेली को फिर से ओवरली में कन्वर्ट करने के लिए 24 की मल्टीप्लाई कर दी, और 24 एक नीचे पहले से लिखा हुआ था, वो कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया, मैक्सिमम ओवरली डिमांड इक्वल टू 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल ओवरली डिमांड। क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा होगा। सर ये पीक डिमांड और ओवर डिमांड में क्या फर्क है सर? किसके किसके अंदर, थोड़ा एक मिनट को आवाज बढ़ा लूं मैं। हाँ, अब बोलिए। सर पीक डिमांड और मैक्सिमम ओवर डिमांड में सर। पीक डिमांड के अंदर देखो, पीक 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 फैक्टर होता है, पीक डिमांड नहीं होती, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे जाकर। पीक फैक्टर होता है, बोलने बोलने के लिए आप बोल सकते हो पीक पीक ओवरली डिमांड, हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से, पीक ओवरली डिमांड है। बट जो टर्म हमने इसके इसके लिए इसलिए इस्तेमाल की जाती है वो मैक्सिमम ओवरली डिमांड इन जनरल। और जिसके बारे में बात करो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर क्या होता है अभी बात करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा उसके लिए, है ना। सर बस आपसे सर देखो एक यहाँ से बात है ना क्वेश्चन कौन सर। कौन से बनते हैं। हाँ हाँ, सर एक बात बोलिए। है ना सर, आपने बोला मैक्सिमम आवरली डिमांड 1.5 इंटू एवरेज डिमांड आवरली ऑफ मैक्सिमम डेज। फिर ये बिल्कुल। निकाला आपने ये 2.7 सर, ये फर्क क्या है सर? देखो दोनों चीजों में फर्क क्या है, बिल्कुल यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी आंसर 1.5 होता है, कभी कभी आंसर 2.7 होता है। मैं आपको इस फर्क दिखाने के लिए एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ डायरेक्टली। चलो एक मिनट, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ डायरेक्टली, एक मिनट। फर्क क्लियर हो जाएगा अभी एकदम। एक मिनट। एस के गर्ग। हम्म, एक मिनट, आप अपनी आंखों के सामने से क्वेश्चंस के डिफरेंशिएशन देखना, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको ही मिल जाएगा आराम से। ये रहा, देखना। अब क्वेश्चन नंबर, फोकस करना आप, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5, इन तीनों के ऊपर आप फोकस करना है ना। ये इन तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ाई की है, और ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तीनों क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, देखना जरा आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड इन रिलेशन टू द एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1.8। 1.8 बिल्कुल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो बोल रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड का रिलेशनशिप अगर हम लिखते हैं तो कितना टाइम्स होता है एवरेज एनुअल डेली डिमांड के, बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द पीक ओवरली डिमांड, है ना, मैक्सिमम ओवरली डिमांड को पीक ओवरली डिमांड यहाँ बोला गया है, इन रिलेशन टू द मैक्सिमम डेली डिमांड। पीक के लिए हम देखो 2.7। 3 का आंसर आप बोल रहे हो 2.7, यही लोग गलती कर देते हैं। यही सर 3 का गलती है आंसर ना 2.7 नहीं है, 3 सर। का आंसर ये 1.8। सर यही फंस जाता है सर, इसमें मैक्सिमम आवरली डिमांड पीक डिमांड दो है सर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हमसे पूछ रहा है क्यू एम एच कितना टाइम्स होता है क्यू एम डी के। लेकिन ऑफ कोर्स उसने बोल दिया है कि जब एक तरफ आप ओवर के अंदर बात कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी आप ओवर के अंदर ही बात करना। तो यहां पर आएगा 1.5, जो मैंने पहला रिलेशनशिप लिखा हुआ था। अब आप क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा रखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखना अब आप। द सर, मल्टीप्लाइंग कैसे फैक्टर इज सर अप्लाइड टू। हाँ सर बोलिए। कैसे है 1.5?
वो पूछ रहा है जो आपका पीक आवरली डिमांड होता है, वो वो जब आप मैक्सिमम डे के अंदर ही बात कर रहे होते हैं, उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, 21 जून की ही बात चल रही है। जब आप 21 जून के अंदर जब हम देखते हैं कि भैया जो जिस दिन मैक्सिमम डिमांड निकल के आ रही थी उसके साथ एमएच का क्या रिलेशनशिप है। जो 2.7 मैंने कॉइन किया है ना, वो मैंने थ्रू आउट द पूरा का पूरा ईयर का एवरेज ले लिया है। 1.5 वाले में मैंने केवल एक दिन के घंटों घंटों का एवरेज लिया है। 2.7 वाले में मैंने पूरे ईयर 365 दिन के अंदर जो 24 घंटे थे, इन सब का एवरेज लगा रखा है। जबकि 1.5 वाले एक्सप्रेशन में मैंने केवल 24 घंटों का एवरेज लगा रखा है। ये अंतर है इन दोनों में। जैसे कि मैं आपको यहाँ दोबारा लिख के बता रहा हूँ, इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है, ये वाली जो टर्म है, ये 24 आवर्स का एवरेज है, एवरेज ऑफ 24 आवर्स ओनली। जबकि नीचे वाली जो टर्म लिखी हुई है 2.7 के बाद एवरेज एनुअल ओवरली डिमांड, ये है 24 और 365 दिन, इतने घंटों का एवरेज है ये। पूरे साल को ले लिया मैंने इसके अंदर, पूरे ईयर को ले लिया मैंने इसके अंदर। ठीक है। जबकि 1.5 वाले एक्सप्रेशन में मैंने केवल एक दिन की बात की, और वो दिन कौन सा था, जिस दिन मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आई थी। समझ रहे हो? तो आपको ये डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। ये दो इन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में लोग बहुत गलतियां करते हैं। अब आप देखना जरा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन पीक ओवरली डिमांड इन रिलेशन टू द एवरेज डेली डिमांड। हालांकि ओवर्स के केस एवरेज डेली डिमांड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफ की यूनिट ओवर में रहेगी, एक तरफ की यूनिट डे के अंदर रहेगी। दोनों की यूनिट हमें सेम ही रखनी पड़ेंगी, लिखा भी ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब समझते हो कि ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है यार। दोनों तरफ की यूनिट कैसी होनी चाहिए, ओवर्स के अंदर ही होनी चाहिए। इसका आंसर 2.7 हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1.5। समझ पा रहे हो आप ये बात? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सर एवरेज दिया बिल्कुल गया है अच्छा। 2.7 जो आया है, और इसके बगल में जो वैल्यू लिखी है वो 365 × 24 आवर्स। कितनी हो गई ये वैल्यू, जितने भी घंटे होते हैं एक पूरे साल के अंदर। जबकि 1.5 जो टू फैक्टर पॉइंट लिया है मैंने, सेवन वो 24 घंटों का एवरेज लिया है। कौन से 24 घंटे? जिस दिन सबसे ज्यादा डिमांड थी, मैक्सिमम डेली डिमांड वाले दिन के 24 घंटों का एवरेज है, तब जाकर 1.5 फैक्टर लगाया हुआ है। 2.7 फैक्टर तब लगाया है पूरी साल के जितने, पूरी ईयर के अंदर जितने भी घंटे होते हैं, जितने भी आवर्स होते हैं, उनका एवरेज लिया है वहां। आई समझ में बात? सर पिछली बार ये क्वेश्चन गलत हुआ था एसएसबी में। गलत हुआ होगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन है डाउट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो, अब अगले किसी एग्जाम में गलती नहीं करना है ना। तो ध्यान रखना ये वाला जो वैल्यू है वो एवरेज एनुअल ओवरली डिमांड है। 24 × 365 आवर्स का एवरेज है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 24 आवर्स का एवरेज है, वो भी कौन से 24 आवर्स, जिस दिन मैक्सिमम डिमांड थी ऑफ मैक्सिमम डे। मैक्सिमम डे का मतलब क्या बता दिया है मैंने आपको पहले ही, मैक्सिमम डे का मतलब होता है जिस दिन मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आई थी। अब एग्जामिनर इतना डिटेल में थोड़ी पूछता है क्वेश्चन की, भाई पूरा आपको थ्योरी लिख के दे दे 4-5 लाइन की, फिर क्वेश्चन पूछेगा। उसने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, जैसा उसका मन किया, वो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। पर जो इस बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है एसके गर्ग, तो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज पे आता जाता है, एग्जैक्टली ये लैंग्वेज लिखी होती है एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलो। ठीक है, उसको आप पीक डिमांड बोल दो या मैक्सिमम डिमांड बोल दो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक नोट पॉइंट दे रहा हूँ, नोट कर लिया हुआ आई थिंक है ना, नोट तो कर ही लिया हुआ into it। बहुत आराम आराम ही पढ़ा रहा हूँ। एक नोट पॉइंट देना, और इस नोट पॉइंट के हम अंदर बात करते हैं गुड रिच इक्वेशन की। गुड रिच इक्वेशन। जैसे अभी हमने केवल जो वेरिएशन देखा है वो एक दिन के वेरिएशन देखा है और ओवरली के हिसाब से वेरिएशन देखा है। लेकिन मान लो आप कोई और टाइम स्पेन के वेरिएशन देखना चाहते हो, मंथली, वीकली, है ना, तो उस साइंस के अंदर ये इक्वेशन बड़ी काम की निकल के आती है। गुटरेज इक्वेशन को हम फॉलो कर सकते हैं। और उसने क्या बोला, उसने बोला था कि परसेंटेज फ्लक्चुएशन, परसेंटेज फ्लक्चुएशन, परसेंटेज फ्लक्चुएशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं परसेंटेज पी, इक्वल्स टू, ये बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड के। यहाँ डेली वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपल लिख रहा हूँ मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज डिमांड।
इंटू 100। ठीक है। और उसने रिलेशन दिया परसेंटेज फ्लक्चुएशन इक्वल्स टू 180 इंटू टी की पावर माइनस का 0.10। और यहां पर जो टी की वैल्यू भैया आपको डालनी है वो हमेशा एक दिन से ज्यादा ही होनी चाहिए। शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1 डे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अभी हम इसको और समझेंगे एग्जाम्पल लेके। अभी आप बस नोट डाउन कर लो। ये तो हो गया परसेंटेज फ्लक्चुएशन। एक होता है हमारे पास पीक फैक्टर। पीक फैक्टर कुछ भी नहीं है। आप इस परसेंटेज फ्लक्चुएशन के अंदर 100 की डिवाइड लगा दोगे तो आपको पीक फैक्टर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1.8 टाइम्स ऑफ टी की पावर माइनस का 0.10। याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर पीक फैक्टर बोला गया है तो आप ये फॉर्मूले को आंसर करना। क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज फ्लक्चुएशन बोला गया है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले को आंसर करना। पीक फैक्टर को मैं सिंपली फ्लक्चुएशन भी बोल सकता हूं। फ्लक्चुएशन सिंपली। देखना इसका मतलब क्या है। एक तरफ लिख रहा हूं मैं टाइप ऑफ डिमांड। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया अब आप समझना। एक तरफ लिख रहा हूं मैं टाइप ऑफ डिमांड और एक तरफ लिख रहा हूं मैं पीक फैक्टर। एक तरफ लिख रहा हूं मैं पीक फैक्टर। तो टाइप ऑफ डिमांड अगर मैं अपनी रखता हूं क्या, ओवरली डिमांड रखता हूं। ओवरली डिमांड। अब ओवरली के केस के अंदर टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 घंटा हो गई भाई। क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसके लिए? क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? मैं अगर हमें पीक फैक्टर पता करना है ओवरली डिमांड के लिए, ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। गुडरिच इक्वेशन इज नॉट वैलिड इन दिस केस। इसीलिए तो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है 2.7। ऐसे निकल के आया हमारे पास 2.7। इस फॉर्मूले में आप टी की वैल्यू अगर हम डे के अंदर डालेंगे तो हमें डालनी पड़ेगी 1/24 डे, है ना। यहाँ से जो पीक फैक्टर है वो तो 2.7 हमें पता चल ही गया है। मतलब क्या हुआ इन चीजों का? इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम ओवरली डिमांड इक्वल्स टू 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज ओवरली डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसके अंदर डेली डिमांड के बारे में। चलो मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का रेशियो पता करते हैं। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 डे हो गई। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब टी की जगह 1 डाल दो तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहती है। तो कितना आ गया मेरे पास, 1.8 आ गया, है ना? अब आप वीकली के बारे में पता कर लो। तो टी इक्वल्स टू आपको 7 डे डालना पड़ेगा। आप ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर 7 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1.8 टाइम्स ऑफ 7 की पावर माइनस का 0.10। आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी 1.48। सॉल्व कर लेना, अगर इच्छा हो तो जरूर सॉल्व करके देखना। ठीक सर है। तो सर ये 1.48 जो क्या बता अवर रहा है, 1 पॉइंट। हाँ बताओ। ये जो ये आपने लिखा ना आवरली सर, ये इज इक्वल टू 1 आवर, हाँ हाँ। ये कैसे निकलेगा सर वो 2.7? 2.7 स्टैंडर्ड तो केस है। गुडरिच इक्वेशन से नहीं स्टैंडर्ड आया है केस हो वो। जाएगा ना। स्टैंडर्ड केस है, ये ऊपर ऊपर जो से सॉल्व किया जाएगा। हमने, ये देखो, ये रहा ठीक है ठीक है 2.7। ठीक है। ओवरली के केस के अंदर 2.7 फैक्टर ले रहे हैं। इस 2.7 का मतलब समझ रहे हो आप, कि पूरी ईयर के अंदर 365 इंटू 24 आवर्स हैं। इसमें जो जिस घंटे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी वो 2.7 टाइम्स होगा। किसके? पूरी साल के एवरेज घंटों के। ये मतलब है, इसी को हम पीक फैक्टर बोल देते हैं, इसी को हम फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं। ओवरली वाले केस के अंदर फ्लक्चुएशन मेरे पास 2.7 ही बन जाता है, पीक फैक्टर 2.7 बन जाता है। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछता है, व्हाट इज द पीक फैक्टर फॉर ओवरली डिमांड, और कुछ भी नहीं बोला उसने, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 2.7 होगा। लेकिन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पीक फैक्टर फॉर ओवरली डिमांड विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम डेली डिमांड, तो आपका आंसर होगा क्या, 1.5। डिस्कशन कर लिया हमने इसके बारे में, है ना। ऐसी चीजें याद रखना। चलो, वीकली की बात हो गई। 1.48 फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं। किसी एक वीक के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकता है हो,
तो जिस वीक में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी पानी की वो 1.48 टाइम्स होगा एवरेज वीकली डिमांड के। हर वीक का हम डिमांड निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे और 52 से डिवाइड लगा देंगे तो एवरेज वीकली डिमांड मिल जाएगी। ये पीक फैक्टर का मतलब ये होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाई एवरेज। ठीक है, याद है। बात करते हैं मंथली की। तो मंथली डिमांड के केस के अंदर टाइम स्पेन कितना हो गया मेरे पास, 30 डेज मान ले रहा हूं मैं कैलकुलेशन की। आप बोल सकते हो सर कि कभी कभी तो 31 भी होता है, पर हम 30 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1.28। आप टी 128. बराबर 30 पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.28। 1.8 टाइम्स ऑफ 30 की पावर माइनस 0.1, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसी बात करते हैं हम ईयरली की। जब ईयरली, अब ईयरली जी आप टी की वैल्यू डाल देना 365 दिन, तो ये वैल्यू 1 के बराबर ही आ जाएगी। अब मैक्सिमम ईयरली डिवाइड बाई एवरेज ईयरली करने का कोई मतलब तो बनता है नहीं, है ना। क्या ही मतलब है, उसी एक किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। ये सारा का सारा जो वेरिएशन है ना वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर बात कर रहा है ना। ये जैसे कि जो मंथली की बात हो रही है, वीकली की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है, इस तरीके से। तो आप टी की वैल्यू जब 365 डाल देंगे यहाँ पर तो ये 1 के अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 1.8 टाइम्स ऑफ 365 की पावर माइनस का 0.10 करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर निकल के आती है। चलो, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ना, कि भाई वीकली डिमांड के लिए पीक फैक्टर क्या होता है, 1.48 होता है। क्योंकि कैलसी तो अलाउड होता नहीं एग्जाम के अंदर, जेई एई के अंदर। तो आपको ये पता रहना चाहिए, है ना। घर पे तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। पीक फैक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए। पीक फैक्टर का मतलब क्या है? पीक फैक्टर का मतलब है बेसिकली मैक्सिमम डिवाइड बाई एवरेज। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन बनता है कभी कभी पॉपुलेशन के हिसाब से भी बोलता है। अब हाँ, यहाँ पर एक बात और आप और जान लो कि जैसे कि आप देख रहे हो पीक फैक्टर बात किसके बारे में कर रहा है, ये फ्लक्चुएशन के बारे में बात कर रहा है। पीक फैक्टर बात कर रहा है फ्लक्चुएशन के बारे में। ठीक है, तो जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज होता जाता है उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएशन कम होता जाता है। आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, कुछ भी बोल लो। ये सारी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें शो क्या करती हैं? ये शो करती हैं कि भाई मीन से कितना डिफ्लेक्ट कर रही है वैल्यू। तो जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाते जाओगे तो आपको डेविएशन कम होता जाएगा। इसके फॉर्मूले के अंदर भी आपने देखा होगा, क्या था फॉर्मूला इसका, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस का 1। एन क्या है? नंबर ऑफ डेटा मेरे पास। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी डेविएशन कम होता जाता है। वही सेम चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ रहा है, पहले सैंपल था 1 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर 365 दिन का, फ्लक्चुएशन कम होता चला गया। एक बार ऐसे में क्वेश्चन आया था कि भाई जो पीक फैक्टर है इट टेपर्स ऑफ फ्रॉम आवरली टू डेली, डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली, मंथली टू ईयरली, मतलब रिड्यूस करता जाता है पीक फैक्टर इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, कोई पूछ रहा था कि चंडीगढ़ में सर्दी नहीं है। सर्दी है पर पढ़ाते हुए थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है ना, एनर्जी ज्यादा लगती है इसमें। चलो, सेकंड नोट पॉइंट बोलता हूं मैं इसके अंदर, कि बोलता हूं कि भाई पीक फैक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। कैसे डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर पीक फैक्टर? एक तरफ लिख रहा हूं पॉपुलेशन और एक तरफ मैं लिख रहा हूं पीक फैक्टर। पॉपुलेशन अगर लेस देन 50,000 होती है, पहला केस ये लेके चलते हैं। सेकंड केस लेके चलते हैं 50,000 से 2 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन चली गई है। सेकंड केस हम देखते हैं मोर देन 2 लाख। वैल्यू तो मैं भी लिखा दूंगा, आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन से केस के अंदर, ये फर्स्ट, सेकंड
और ये रहा थर्ड। कौन से केस के अंदर फ्लक्चुएशन सबसे कम होनी चाहिए, पीक फैक्टर सबसे कम होना चाहिए, कौन से केस के अंदर? क्या कहता है आपका कॉमन सेंस, जो मैंने अभी ऊपर ऊपर डिस्कस किया था ये डेविएशन का फॉर्मूला लिखा के? कितनी होती है वो तो आप याद रख लेना, पर सबसे कम किस में होती है ये बताओ तीसरे में सर। तो, बिना पढ़े अभी। केस थ्री के अंदर है ना? हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सैंपल साइज क्या हो गया भाई, बढ़ गया, है ना? बढ़ जब गई सैंपल सर। साइज बढ़ जाता है तो फ्रैक्शन हमारा कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो लेस देन 50 पर पीक फैक्टर की वैल्यू 3 है, सेकंड केस के अंदर 2.5 है, और थर्ड केस के अंदर 2 होती है। आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछता रहता है। पूछ सकता है कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख है तो पीक फैक्टर बताओ आप। तो आपको सोचना पड़ेगा भाई कौन सा केस बन जा रहा है, तो आप सोच के बता दोगे सेकंड केस है, 2.5 इज द आंसर। चलो, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। अब एक और टर्म के बारे में बात करते हैं, नया हेडिंग देते हैं, दैट इज को इंसिडेंट ड्राफ्ट। हालांकि रियल लाइफ में नाम में कुछ नहीं रखा है, पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो नाम में बहुत कुछ रखा होता है। को इंसिडेंट, को इंसिडेंट समझते हो? को इंसिडेंट किया, को इंसिडेंट हो गया, ऐसा काम हो गया ना। तो को इंसिडेंट का मतलब अभी यहाँ पर क्या हम देखते हैं, हम को इंसिडेंट का मतलब देखते हैं कि जिस घंटे के अंदर सबसे ज्यादा को इंसिडेंट कैसे कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। को इंसिडेंट, को इंसिडेंट ड्राफ्ट को मैंने डिस्चार्ज की फॉर्म में लिखा है, QCD लिख रहा हूं। किस किस टाइप के कोइंसिडेंट हो सकते हैं? एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी और उसी दिन आग भी लग गई, है ना? सेकंड कोइंसिडेंट क्या हो सकता है कि भाई जिस घंटे में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी उसी घंटे में आग लग गई। आप हो डिजाइनर, आप हो सिविल इंजीनियर, आपको गवर्नमेंट ने दिया है काम कि भाई आप वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करो, और वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो हमारा खर्चा आता है ना, सबसे ज्यादा खर्चा आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, पाइपलाइन बिछाने के अंदर। पाइपलाइन बिछाने में सबसे ज्यादा खर्चा आता है। इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो 60 से 70% जो खर्चा है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाने में आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम, कि भाई उन पाइपलाइंस के थ्रू आपको कितना पानी बहा के ले जाना है, कितना पानी फ्लो कराना है उसके अंदर। तो उसके लिए हमें डिस्चार्ज पता होना चाहिए ना भाई पहले से, कितने वाटर को फ्लो कराना है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। तो दो मैंने बहुत ही सीवियर केस मान लिए हैं कि जिस घंटे में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी उसी घंटे में अगर आग लगती है तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैपेबल होगा? फर्स्ट केस मैंने माना हुआ है कि जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, मैक्सिमम डेली डिमांड के साथ साथ अगर फायर की भी डिमांड वाले कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ गई, तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैपेबल होगा पानी सप्लाई करने के लिए, आग भी बुझ जाए और लोगों लोगों को जो जरूरत है पानी की वो भी पूरी हो जाए। कौन से सिस्टम में आपको लगता है कि आप बहुत सेफ रहने वाले हो, फर्स्ट केस में सेकंड केस में? आप कौन से केस के अंदर सेफ रहने वाले हो? दोनों में बहुत सर। ज्यादा है, दोनों में सेफ रहेंगे हम, आप ये कह रहे हो? मान लो जी आप सर। मैक्सिमम डेली डिमांड तो फुलफिल करा पा रहे हो, पर आप मैक्सिमम ओवर डिमांड फुलफिल नहीं करा पा रहे हो, तो उसी अगर उसी घंटे में आग लग गई तो? अगर उसी घंटे में आग लग जाती है तो कैसे फुलफिल करोगे आप मैक्सिमम ओवरली डिमांड को, क्योंकि मैक्सिमम फिर सर ओवरली डेली, डिमांड ज्यादा निकल के आती है। डेली में सर। आपको तो इसका रिजल्ट याद होगा इसलिए आप ये वाला आंसर कर रहे हो, पर इसलिए मैं तभी तो पूछ रहा हूँ, ये आंसर है ही नहीं इसका। अगर आप सेकंड केस के हिसाब से डिजाइनिंग करोगे तो हम क्या देख पाते हैं कि भाई हाँ, हालांकि आपका सिस्टम एकदम सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, आप कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होने वाली, सप्लाई के टाइम पर मैक्सिमम ओवरली डिमांड भी फुलफिल करा लोगे, फायर डिमांड भी फुलफिल करा लोगे हर बार। पर इसका चांस बहुत कम है। बिल्कुल। सेकंड केस में आप बहुत श्योर रहोगे हमेशा, पर क्या हर घंटे के अंदर इतने पानी की रिक्वायरमेंट हो रही होगी? सोचो आप, क्या हर घंटे के अंदर इतने पानी की रिक्वायरमेंट हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। तो किसी एक घंटे में हम ये प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं कि यार जिस घंटे में, मान लो 21 जून को, 21 जून को सुबह 8 बजे ही आग लगती है, 21 जून है, सुबह 8 बजे, 8 से 9 के बीच में,
और साथ में आग भी लगी, फायर की रिक्वायरमेंट, फायर डिमांड की भी रिक्वायरमेंट पड़ गई हमें। ऐसा केस हो सकता है पॉसिबल, लेकिन चांसेस काफी कम है। कितनी कम प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ, हालांकि आपको जरूरत नहीं इसको याद रखने की, बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। 1/365 × 24। पूरी ईयर के अंदर एक ही तो ऐसा घंटा होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। ये रहा वो वाला घंटा, 8 से 9, 8 से 9 के बीच में, 21 जून को। तो ये तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकल के आ रहा है सिस्टम का। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, तो मैं पहले केस को अडॉप्ट कर लेता हूं। केस नंबर 1 को ही मान लेता हूं, क्या मैं, को इंसिडेंट ड्राफ्ट। तो को इंसिडेंट ड्राफ्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि अगर मुझे बहुत सेफ रहना है, ओवर सेफ रहना है, सोचो कितना कम चांस है फेलियर का। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर चांस, फेलियर चांस कितना है? 1/365 × 24, नंबर ऑफ आवर्स इन ईयर। तो इतना तो हम रिस्क ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/1000 के अंदर वैल्यू आ रही है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हमारा सिस्टम फेल करेगा, अगर हम को इंसिडेंट ड्राफ्ट को यही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। याद रखना, को इंसिडेंट ड्राफ्ट वो डिमांड है पानी की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इसी ड्राफ्ट के लिए डिजाइन करा जाता है। जो पाइप होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, पाइपलाइन हमारी जो होगी, वो इसी के लिए डिजाइन करी जाएगी, कि जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, अगर उस दिन आग लग जाती है, तो हम आग के लिए, आग बुझाने के लिए भी पानी को सप्लाई कर पाए। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है कि क्यों हमने फर्स्ट केस ले लिया? हालांकि सेकंड केस भी इसके बारे में लोग बोलते हैं, पर हम ऐसी डिजाइन नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा आप बड़े बड़े पाइप बना दे रहे हो, है ना, 1 घंटे के चक्कर में बस, और ये मान के एज्यूम करके कि भाई जिस घंटे में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी उसी में आग लग जा रही है ना। प्रोबेबिलिटी काफी कम है उसकी। तो याद रखना, को इंसिडेंट ड्राफ्ट इक्वल्स टू, क्वेश्चन एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम ओवरली डिमांड, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। सॉरी, ये टर्म रह गई थी यार, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, बॉक्स को थोड़ा खोल देते हैं फिर से अभी। ठीक, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है उसको मान ले रहा हूं मैं, क्या, को इंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक, वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप मैक्सिमम ओवरली डिमांड को सप्लाई करना चाहते हो तो कर लो सप्लाई, पर ये एज्यूम मत करना कि उस घंटे में आग भी लग जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को हमने मान लिया मैक्सिमम ऑफ, एक तो इसका सम, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड एंड मैक्सिमम ओवरली डिमांड। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक आगे चले? क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना ये वाला, है ना। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट किसके बराबर होती है? सर सर थोड़ा हाँ, समझाइए, क्लास कर क्यों? दिया 1 मिनट, आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। नेटवर्क की वजह से सर। आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख दो ना जो क्या बोलना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको रिपीट कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, कर देते हैं रिपीट। को इंसिडेंट ड्राफ्ट के अंदर हमने दो कंपोनेंट लिए पहले तो। दो कंपोनेंट क्या लिए मैंने, चलो 3 कंपोनेंट मान लेता हूँ, एक थर्ड कंपोनेंट भी यहीं से निकाल दे रहा हूँ, कि भाई हम मैक्सिमम ओवरली डिमांड को फुलफिल कराना चाहते हैं बस, कि हर घंटे में जितने पानी की, हर घंटे को मैंने ये मान लिया कि हर घंटे में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ जा रही है, किसी भी घंटे हमारा सिस्टम फेल ना करे, उसके लिए हमने क्या मान लिया, थर्ड केस मान लिया, मैक्सिमम ओवरली डिमांड के हिसाब से हम पाइपलाइन को डिजाइन कर देते हैं। फर्स्ट केस हमारा था कि जिस दिन सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है उसी दिन फायर डिमांड की जरूरत भी पड़ गई, तो पाइपलाइन को इसके लिए डिजाइन कर दो। सेकंड केस मैंने माना था कि जिस घंटे सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी उसी घंटे में अगर आग लग जाती है, तब भी मेरा सिस्टम फेल ना करे, पानी पहुंचता रहे। पर ऐसे चांसेस बहुत कम है, तो सेकंड केस को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, कि जिस घंटे सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, 21 जून को सुबह 8 से 9 के बीच में, इसी घंटे में आग भी लग जाती है, ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो मैंने सेकंड केस, चूंकि ओवर डिजाइनिंग कर दे रहा था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पाइप बनाने पड़ते, दिक्कत काफी होती सप्लाई के अंदर, इसीलिए मैंने क्या किया, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को बराबर मान लिया मैक्सिमम ऑफ, या तो आप फर्स्ट केस देख लो या फिर थर्ड केस देख लो,
इन दोनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके लिए हम पाइपलाइन को डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम ओवरली डिमांड। ठीक है, क्लियर है आप? ओके सर। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट हम हेडिंग देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, एजेई के अंदर बहुत पूछता है फ्रीक्वेंटली। डिजाइन पीरियड एंड डिजाइन डिस्चार्ज। डिजाइन पीरियड एंड डिजाइन डिस्चार्ज फॉर वाटर सप्लाई स्कीम। फॉर वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, मैं आपके सामने एक वाटर सप्लाई स्कीम का एक लाइन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, रफ सा डायग्राम बनाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर हम सोर्स ढूंढ लेते हैं। सोर्स जहां से पानी को लेके आना है। सोर्स से हम पंप वगैरह लगाकर, इनटेक स्ट्रक्चर रहता है, पंप बोल लो या इनटेक स्ट्रक्चर जो रहता है वहां पर। सोर्स से हमने पानी को उठाया। पानी को हम उठाने के बाद हम ले जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। यहाँ पर हम उसकी क्वालिटी चेक कर लेंगे और उसको ट्रीट कर लेंगे बाद में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम पानी को लेके जाते हैं सर्विस रिजर्वायर के अंदर। सर्विस रिजर्वायर में ले जाते हैं और उसके बाद फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम पानी को भेज देते हैं। सपोज ये मैंने ग्रिड आयरन टाइप का बनाया हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पाइप का नेटवर्क बना के दिखाया है मैंने, पाइपलाइंस का नेटवर्क इस तरीके से बना दिया। ठीक है, एक तरफ मैं लिखता हूं इन सभी की डिजाइन लाइफ। डिजाइन लाइफ इन ईयर्स। पहले बात कर लेते हैं डिजाइन लाइफ की। हर एक कंपोनेंट की डिजाइन लाइफ आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सोर्स जनरली आप देखते हैं 50 ईयर्स के लिए डिजाइन लाइफ मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जब हमने सोर्स सिलेक्ट किया है वो कम से कम 50 साल तक तो सर्व करे उस कम्युनिटी को। क्योंकि हम सोर्स को अगर बार बार बदलना चाहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज करना पड़ जाएगा हमको। और सोर्स से जो पाइप निकल रहा है, जितने भी पाइप होते हैं जनरली पाइप्स की रहती है 30 ईयर्स। ये भी एक पाइप है, इसकी भी 30 ईयर। ये भी, यहाँ भी कोई पाइप होगा ट्रीटमेंट प्लांट से जो बाहर निकल रहा होगा, 30 ईयर्स। सर्विस रिजर्वायर से जो आगे की तरफ जितने भी पाइप्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले पाइप हो गए, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं, सर्विस रिजर्वायर के बाद जो भी पाइप निकल निकल रहा है आगे की तरफ, दैट इज व्हाट, इनकी भी क्या है, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, इसकी भी और इसकी भी। सोर्स की 50 साल, और जितने भी पाइप हैं उन सबकी कितनी कर दी मैंने, 30 30 ईयर। अब बात करते हैं पंप इनटेक स्ट्रक्चर्स की, ट्रीटमेंट प्लांट की, सर्विस रिजर्वायर की। ये जो बचे हुए तीन कंपोनेंट हैं मेरी वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर, ये तीनों ही मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इनके अंदर पंप्स वगैरह लगे रहते हैं, मशीनें वगैरह रहती हैं। अब चूंकि मशीन वगैरह में क्या होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट वगैरह होता रहता है टाइम के साथ साथ, उनकी डिजाइन लाइफ थोड़ी कम होती है। जो पाइप्स होते हैं मेरे पास, हम पाइप्स को बार बार, लेकिन जो पंप वगैरह हैं जहां पर मशीन वगैरह इस्तेमाल हुई हैं, वो खराब हो सकती हैं कुछ टाइम के बाद, उनकी एफिशिएंसी काफी कम होने लग जाएगी। तो इनकी डिजाइन लाइफ मैंने कम रखी हुई है, 15 ईयर्स। इसकी भी कितनी है, 15 ईयर्स। ट्रीटमेंट यूनिट्स की जो डिजाइन लाइफ है 15 ईयर्स, सर्विस रिजर्वायर की डिजाइन लाइफ है 15 ईयर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिजाइन लाइफ फॉर सोर्स इन वाटर सप्लाई स्कीम, 50 ईयर्स, कनेक्टिंग पाइप्स 30 ईयर्स।
मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक पंप या फिर इनटेक स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट प्लांट, सर्विस रिजर्वायर हैज डिजाइन लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन डिस्चार्ज की। डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है। डिजाइन डिस्चार्ज, ध्यान देना, सोर्स जो पाइप निकलता है, इस पाइप को हम डिजाइन करेंगे। देखो हर एक पाइप को डिजाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पाइप से पानी कितना फ्लो कराना है। या फिर जो हम ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम मशीन्स वगैरह, जो जैसे मान लो रैपिड एंड फिल्टर हो गया, फ्लूसेंट फिल्टर वगैरह हो गया, ट्रीटमेंट यूनिट्स, जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स है हमारे पास, उन वहां से पानी पास होके जाएगा ना भाई। तो कैपेसिटी इनकी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए डिजाइन लाइफ पता होना, डिजाइन डिस्चार्ज पता होना बहुत जरूरी है। तो जो पाइप्स हैं इसकी डिजाइन लाइफ होगी मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर, QMD। पंप के थ्रू भी पानी जो जाएगा आगे की तरफ वो होगा QMD स्टार, बोल दे रहा हूं अभी यहां पर, इसको स्टार क्यों बोला बताऊंगा अभी, बस। लेकिन है मैक्सिमम डेली डिमांड ही। फिर इनटेक स्ट्रक्चर के बाद जो पाइप है इसकी भी मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर डिस्चार्ज हम यहाँ पर लेके जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी मैक्सिमम डेली डिमांड, इस वाले पाइप के अंदर भी मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर। और सर्विस रिजर्वायर को हम डिजाइन करते हैं फॉर वॉल्यूम वी। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, वॉल्यूम वी के लिए डिजाइन करते हैं, वॉल्यूम वी। रिजर्वायर में पानी फ्लो थोड़ी करता है, पानी रुका रहता है भाई इसके अंदर, तो है ना। अब इसके बाद जब हम सप्लाई करने वाले हैं आगे की तरफ, पानी की सप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, इसको हम डिजाइन करते हैं फॉर व्हाट, को इंसिडेंट ड्राफ्ट, QCD। इन पाइप्स को डिजाइन करेंगे फॉर को इंसिडेंट ड्राफ्ट। अब आप देखना, QMD मैंने स्टार क्यों लगा दिया यहां पर, सर स्टार क्यों लगा दिया? स्टार भाई इसलिए लगाया है क्योंकि पंप या फिर इनटेक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 24 घंटे काम नहीं करते हैं। हो सकता है पंप 8 घंटे काम कर रहा हो, 12 घंटे काम कर रहा हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना कि अगर मान लो सपोज QMD की वैल्यू मान लेता हूं, अभी QMD की वैल्यू मान लेता हूं मैं 30 mld मान लेता हूं। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, याद रखना। मैंने QMD मान लिया, मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आई है मेरे पास, वो आई है 20 mld मान लेता हूँ। MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर्स पर डे। एक बार लिख दे रहा हूँ, हर बार समझ जाना बस, मिलियन लीटर पर डे। इतना मिलियन लीटर पानी पर डे है मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू। तो पंप चूंकि 24 घंटे तो काम करते नहीं है, 8 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, लेकिन इस पंप से आगे मुझे पास कराना है क्या, फिर से QMD पानी को ही पास कराना है। तो QMD स्टार क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूले का मतलब क्या ये भी बता दूंगा, QMD इंटू 24/x। x x इज द ऑपरेशनल आवर्स ऑफ पंप। सिंपल मैथमेटिक्स से क्वांट है ये, ऑपरेशनल आवर्स ऑफ पंप, ऑपरेशनल आवर्स ऑफ पंप 24/x। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि जो पंप है, इफ पंप ऑपरेट्स, इफ पंप ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, एक दिन के अंदर पंप केवल 8 घंटे काम करता है, तो क्यों है, तो डिस्चार्ज थ्रू पंप क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज थ्रू पंप, कोई बता पाएगा आप में से, डिस्चार्ज थ्रू पंप क्या निकल के आएगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ QMD स्टार? 3। 20। 20 तो वैल्यू QMD की दे ही रखी है मुझे, इंटू 24/8, तो ये कितना हो जाएगा, 60 mld। 60 mld का मतलब ये हुआ कि भाई अगर पंप मेरा पूरे 24 घंटे ऑपरेट कर रहा होता तो 60 मिलियन लीटर पानी वहां से वो लिफ्ट कर लेता। अब मुझे 60 मिलियन लीटर पानी लिफ्ट थोड़ी ना कराना है, मुझे पानी लिफ्ट कराना है केवल कितना, 20 mld आगे सप्लाई देना है बस, प्लांट में उतना ही भेजना है। तो पंप को मैंने 8 घंटे चलाया, और 8 घंटे के अंदर पंप ने 20 mld पानी आगे भेज दिया।
20 मिलियन लीटर पानी आगे भेज दिया। ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखना, एग्जाम के अंदर दिमाग चलाने की जरूरत ही ना पड़े आपको, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो चाहो तो, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। न्यूमेरिकल अगर आ गया इसका तो कर पाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो पंप अगर 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे के अंदर वो 20 mld पानी को आगे भेज देगा आसानी से। अगर पूरे दिन काम करेगा तो 60 mld, 60 मिलियन लीटर पानी को आगे भेज सकता है वो। पर मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पंप 8 ही घंटे काम कर रहा है एक दिन के अंदर बस, ठीक है। 20 पहुंच जाएगा आगे तक, 20 पहुंच जाएगा आगे। ठीक है भाई। चल चल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल है। आपको उसके अंदर सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये है कि फॉर अ टाउन having population of 1 lakh, having the population of 1 lakh, per capita demand is, पर कैपिटा डिमांड देखो क्वेश्चन में एकदम डेप्थ में लिखा नहीं होता है पर कैपिटा डेली डिमांड, वो सिंपल लिख देगा पर कैपिटा डिमांड। आप समझ जाना ये डेली डिमांड की बात ही हो रही है। एक दिन के अंदर एक पानी एक 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 दिन के अंदर एक इंसान की कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, वो दे रखी है, इज 150 LPCD। यूनिट से मालूम पड़ जाएगा ना भाई। 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट मैक्सिमम डेली डिमांड। डेली डिमांड इन MLD, मिलियन लीटर पर डे। करो कैलकुलेट भाई, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है? 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल डेली डिमांड कैसे निकालते हैं, बताया हुआ है कल की क्लास के अंदर। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इन्वायरमेंट के अंदर आप लगभग लगभग 30 से 40% क्वेश्चन तो केवल यूनिट से लगा सकते हैं, यूनिट से। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आएगी आगे जाकर, यूनिट बड़ा काम की रहती है। करिए भाई कैलकुलेट वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड इन दिस केस, बताइए। है किसी का? ट्राई तो कर रहे हो या मेरा वेट ही कर रहे हो? मैक्सिमम डेली डिमांड किसके बराबर होता है, पहले तो आप ये जान लो। जान क्या लो, बता तो दिया ही है। 1.8 टाइम्स होता है भैया एवरेज एनुअल डेली डिमांड के। और एवरेज एनुअल डेली डिमांड कैसे निकालूंगा भाई? एक बंदे की पता है मुझे डिमांड कितनी है, पॉपुलेशन की मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस। और क्या ही है, पर कैपिटा डेली डिमांड।
दोनों तरफ डेली रहना चाहिए ना, इधर भी डेली रहना चाहिए, इधर भी डेली, यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो 1.8 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन इज 1 लाख। 2 3 5 हो गए। और पर कैपिटा डेली डिमांड दे रखी है 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। आप यूनिट देखो, इसका मतलब क्या होता है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, है ना। तो ये सारी की सारी इसके अंदर मैंने कैपिटा की मल्टीप्लाई कर दी, पॉपुलेशन की मल्टीप्लाई कर दी, तो रिजल्ट किसमें मिल जाएगा मुझे, लीटर पर डे के अंदर मिल जाएगी वैल्यू। 15 × 18 है, कितना होगा, 15 × 8 = 120, 27 हो गया ये, 27, 270 हो गया वैसे तो, 270 इंटू 10⁵ ये हो गया 27 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। और 10⁶ को ही तो बोलता हूँ मिलियन। आंसर क्या हो गया, 27 MLD। क्या तकलीफ आ रही थी भाई इसके अंदर, क्या तकलीफ थी इसके अंदर। 27 MLD। कभी कभी आपसे क्वेश्चन केवल इतना सा पूछता है, कैलकुलेट द एवरेज एनुअल डेली डिमांड, पॉपुलेशन दे रखी होगी, पर कैपिटा डिमांड दे रखी होगी, तो आप सिंपल उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बस 1.8 की मल्टीप्लाई मत करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करता हूं, इसी के अंदर ऐड करता हूं, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू पंप इफ इट ऑपरेट्स 12 hours a day। व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू पंप इफ इट ऑपरेट्स 12 hours a day। ये बताओ भाई। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पंप को हम कितने डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। QMD स्टार के लिए, QMD स्टार निकाल लो, बताओ आंसर इसका। बताइए। 54 है ना, बिल्कुल। तो QMD स्टार आप जानते हो, QMD स्टार इक्वल्स टू QMD इंटू 24/x बताया हुआ है अभी। एक्स इज द ऑपरेशनल आवर्स, QMD की वैल्यू पता है मेरे को, 27 MLD है। इट इज 27 इंटू 24/12। ये कितना हो गया भाई, 54 MLD की वैल्यू। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों में। ठीक है, चले आगे चले। तो ये इस चैप्टर का जो बेसिकली पहला सेगमेंट था वो हमने खत्म कर दिया। पहला सेगमेंट हमने देखा था इस चैप्टर का कि भाई पर कैपिटा डिमांड के बारे में, डिमांड्स वगैरह के बारे में हमने बात कर ली, है ना। कितनी डिमांड के लिए हमको डिजाइन करना है उसके बारे में बात कर ली हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है इस चैप्टर का, वो बैठता है क्या, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स, प्योरली मैथमेटिकल चीजें हैं सारी की सारी। तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स, इसके अंदर हम जिन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला हम देखते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सेकंड हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। थर्ड हम जो बात करेंगे वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के बारे में बात करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज
मेथड। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इसके अंदर, वो बात करेंगे हम डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिफ्थ इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, सिक्स नंबर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, छोटे छोटे से ही हैं, तीन तीन लाइन, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। मास्टर प्लान, इसको हम जोनिंग मेथड भी बोलते हैं, और जोनिंग मेथड। और लास्ट में बात करेंगे हम कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। ठीक है, चलिए। मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड या फिर कंपैरेटिव ग्राफ मेथड, वो सेकंड नेक्स्ट था, ठीक। तो फर्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। आपको बस हर एक मेथड का अजम्पशन पता होना चाहिए, कहां पर वो सुटेबल है ये पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस मेथड के अंदर हमने अजम्पशन क्या माना, वो काफी इंपॉर्टेंट था। अजम्पशन हमने ये मान लिया कि भाई एक काम करो, आपके पास जो पास्ट का डेटा है, आपको पता होगा इंडिया के अंदर, इवन हर एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन पॉपुलेशन के लिए हम क्या कराते हैं, सेंसस कराते हैं। एवरी 10 years अवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस व्हाट, सेंसस। अभी कोविड की वजह से उस टाइम हो नहीं पाया था, 2020-21 में हो नहीं पाया टाइम से, अभी चल रहा है काम। लेकिन हमेशा वरना क्या होता है, पॉपुलेशन सेंसस कराया जाता है, सेंसस कराया जाता है। और उसके अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो काफी जरूरी होता है डेटा, है ना, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इसीलिए सेंसस कराना पड़ता है हमको। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हम देख लेते हैं कि भाई पहले के डिकेड्स के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कितनी कितनी बढ़ रही है। फिर उसका हम एवरेज ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि अब इसी रेट से भी, इसी वैल्यू से आगे भी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। लिख के समझाते हैं, लिख के समझते हैं ना। इसमें एजम्पशन है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन is assumed to constant, to be constant। मतलब पॉपुलेशन अगर पी है तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, डीपी अपॉन dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो फॉर्मूला निकल के आता है यहां से, भी निकल के आता है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, पॉपुलेशन आफ्टर, इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, छोटे छोटे से डेरिवेशन है वैसे तो, पर क्यों टाइम वेस्ट करना, किसी काम के नहीं है। पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। एन क्या है, पॉपुलेशन हम पता कर रहे हैं एन डिकेड्स के बाद। पी नॉट क्या है, हेयर, ध्यान रखना, हेयर पी नॉट इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। जो आपके पास आखिरी डेटा अवेलेबल है, लास्ट नोन डिकेड, रिसेंट डेटा अवेलेबल है, वहां से हम फोरकास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट नोन डिकेड, ना कि पहला डेटा। एक्स बार क्या है, एक्स बार इज द एवरेज इंक्रीज। अभी बात को समझने के लिए हमें क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ तरफ, यहाँ लिखते हैं ईयर, और यहाँ लिखते हैं पॉपुलेशन।
मेरे पास 1990 का 1980 का डेटा है, 1990 का डेटा है। फोरकास्टिंग कराई होगी सरकार ने भाई, सॉरी, पॉपुलेशन सेंसस कराया होगा सरकार ने उस टाइम पे। सन 2000 का है और 2010 का है। तो रिपोर्ट पब्लिश होती है एक आध साल के बाद। 2010 का डेटा हमारे पास है। किसी एक टाउन की पॉपुलेशन 1980 के अंदर थी 50,000। 1990 में वो बढ़ के हो गई 75,000। सन 2000 में वो पॉपुलेशन हो चुकी थी 1,25,000। और 2010 में पॉपुलेशन हो गई थी बढ़ के 2 लाख। हमको पता करना है, हमको पता करना है, फाइंड द पॉपुलेशन। फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2040। 2040 के अंदर इस टाउन की पॉपुलेशन क्या होने वाली है, ये पता करना है। आपके एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, पूछता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले देख लेना है कि भाई इंक्रीज कितना कितना हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज फर्स्ट। 1980 से लेकर 1990 के बीच में कितने का इंक्रीज हो गया? 50,000 से पॉपुलेशन बढ़ के होगी 75,000, यानी कि 25,000 का इंक्रीज देखने को मिल गया। 1990 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन बढ़कर 75,000 से बढ़ के 1,25,000 हो चुकी थी, यानी कि 50,000 का इंक्रीज देखने को मिला मुझे। सन 2000 से 2010 के बीच में पॉपुलेशन बढ़ के 1,25,000 से बढ़ के 2 लाख पर पहुंच चुकी थी, यानी कि इंक्रीज देखने को मिला मुझे 75,000 का। तो मेरे पास पास्ट का जो डेटा अवेलेबल है, उसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि हर एक डिकेड में कितनी कितनी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्योंकि मुझे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगाना है, तो मुझे यहां पर कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज इंक्रीज। एवरेज इंक्रीज कैसे पता करता हूं? एक्स बार इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं इंक्रीज की, उन सबको ऐड कर लो भाई। 25,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000। कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यू, तो 3 से डिवाइड लगा दी। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, नंबर ऑफ डेटा का ऐड, समेशन लिखते हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो यहां से एवरेज इंक्रीज कितना जा रहा है? 50,000 आ गया। यानी कि हमने ये मान, अब हम ये मान लेंगे कि अब हर एक डिकेड में 50,000 पॉपुलेशन ही बढ़ेगी। जैसे कि आप मुझे बताना कि पॉपुलेशन इन 2020 कितनी होनी चाहिए, कोई बताएगा? व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2020? डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें ना, डायरेक्टली देखो आप। 2010 के अंदर पॉपुलेशन 2 लाख थी, 2020 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? इस मेथड का अजम्पशन क्या था कि अब हर एक डिकेड के अंदर कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, यानी कि हर एक डिकेड में 50,000 का ग्रोथ होने वाला है बस। तो 2010 के अंदर ढाई पॉपुलेशन लाख 2 लाख थी, दो लाख ढाई पचास लाख हजार हो जाएगी, बिल्कुल 2.5 लाख, है ना? من سعيد जी هو والله شو ما كده فرق. 2030 में पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी। عشان هرب हर بهم وده 500 हर ये डिकेड के 500 अंदर, आपस में बात कर रहे हो तो माइक ऑफ कर लो, कुछ मुझसे पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो। 2040 में हो जाएगी 3,50,000 पॉपुलेशन, है ना? हर एक डिकेड के अंदर आप 50-50 हजार को ऐड कर दो। फॉर्मूला लगाना है भाई, फॉर्मूला लगा लो। पॉपुलेशन इन 2040 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी नॉट। पी नॉट क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। और लास्ट नोन डिकेड क्या है मेरे पास अभी? 2010 प्लस एन। 2010 से 2040 तक जाने के लिए आपको 3 डिकेड क्रॉस करने पड़ेंगे। 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार। ऐसे कर लो, एक ही बात है। 2010 की पॉपुलेशन मुझे पता है 2 लाख है, प्लस 3 इंटू एक्स बार की वैल्यू आई थी 50,000, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 3,50,000। जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ता एग्जाम के अंदर। सर मेरा बराबर आपको आया बस था सर, चीजें, जी, मेरा बराबर आया था सर।
बराबर ही आया होगा। बिल्कुल बढ़िया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पेन भी उठाने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, पॉपुलेशन में बस ये देखो कि कितना कितना वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ रहा है 25, यहाँ बढ़ रहा है 50, यहाँ बढ़ रहा है 75, 25, 50 और 75 का एवरेज लोगे तो 50 हो जाएगा, 50,000। अब आपसे जिस भी ईयर के अंदर पूछ रहा है, 2030 में पूछे, 40 में पूछे, आप एक एक करके पहुंच जाओ वहां तक। 2010 में 2 लाख थी, अच्छा ये डिफरेंस हर साल 10 का दे रखा था क्वेश्चन के अंदर भी, तो आगे भी 10 का लगाना पड़ेगा। सर 2020 के अंदर 2.5 लाख। ये जो इस सर तरीके एन से। है ना सर, ये हाँ लास्ट हाँ। की जो 2010 से दिया वही से टिकट लेने हैं ना सर, 10-10 तीन आता है सर। लास्ट का क्या? जो लास्ट जो नोन डेटा होता है मेरे पास, पी नॉट का हाँ मतलब वही है, लिखा हुआ है मैंने इसीलिए, है ना। पी नॉट क्या है? पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। लास्ट नोन डिकेड कौन सी मेरे पास? 2010 का डेटा मेरे पास अवेलेबल जी सर। है ना। और जो बोल हम्म, रहा है ना अभी चैट चैट के अंदर जेई में नहीं पूछता है भाई, तो एक काम करो, तुम पढ़ा लो, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। सब कुछ तुम्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो यार, जेई में क्वेश्चन नहीं आता लेंदी। इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ यार, मैं एग्जाम के अंदर इसको पेन भी नहीं उठाऊंगा सब सॉल्व करने के लिए। आप आपको नहीं भी नहीं उठाना एग्जाम के अंदर। सर, आप ठीक इसको पढ़ा शुरू रहे हैं करने सर, के ये लिए। सर ठीक है ऐसे आप ठीक पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या सिलेबस 20 घंटे में खत्म रहा है तो इन्वायरमेंट का मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। पहला हमने देख लिया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की। सर आपने बोला ना ये लास्ट टिकट लेने हैं। अगर पॉपुलेशन हम 2000 ये लिख सकते हैं सर, 2 लाख। 2000 क्या? जो आपने बोला ना लास्ट टिकट लेनी है सर, हाँ हाँ। 2010 में लास्ट टिकट की पॉपुलेशन ये दिखा रहे हैं ना सर, ये क्यों नहीं लेते हैं सर हम? 2010 वाली पॉपुलेशन तो ली है भाई, देखो यहाँ फॉर्मूले में 2 लाख ही लिखा है मैंने ये। 2010 की पॉपुलेशन 2 लाख, हाँ प्लस हाँ 3 डिकेट के बाद पूछ रहा है सर, 2010 के सॉरी आगे, है ना। सॉरी 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 सर। हाँ ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। देखो भाई, इन्वायरमेंट बहुत बार पढ़ाई हुई है, बहुत सारे बैचेस में पढ़ाई हुई है, एई जेई गेट ये सब में पढ़ाई हुई है, तो पता है किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं कराया इसका, वरना डेरिवेशन भी करा देता। जितना जरूरी है उतना ही बात करी जा रही है भाई। कम पढ़ना है तो शॉर्ट नोट्स ले लो और पढ़ लो उसी को सीधे बस। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ये मेथड एकदम उसी की तरह सिमिलर होता है जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एकदम सेम मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है भाई इस मेथड का भी फॉर्मूला है। इस मेथड का जो अजम्पशन है, अजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है इस मेथड का भी। जैसे कि अरिथमेटिक इंक्रीज में हमने क्या बोला था कि भाई जो ग्रोथ हो रही है, रेट ऑफ ग्रोथ थी वो हमने कांस्टेंट मानी हुई थी। यहाँ हमारा अजम्पशन है कि परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दोनों में डिफरेंस है, बताएंगे क्या डिफरेंस है। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। और परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ को बोलता हूं, पहले रेट ऑफ ग्रोथ लिखा मैंने डीपी अपॉन डीटी। क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो पी से डिवाइड लगा दिया, इनटू 100 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपको भी ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। समझेंगे वो क्वेश्चन में कि अभी जो टर्म लिखी हुई इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में समझ लेंगे, है ना। अभी बस लिख लो इसको। तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन, लिख रहा हूं पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, आफ्टर एन डिकेड्स पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस r की पावर n। ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ा होगा तब भी ऐसे ही फॉर्मूला निकल वहां आपने देखा होगा। सेम वैसे ही यहां पर है। यहाँ पर पी नॉट क्या है? पी नॉट फिर से पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड ही है। लास्ट नोन डिकेड जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसमें सबसे जो आखिरी डेटा अवेलेबल है उसकी पॉपुलेशन यहाँ डालनी है पी नॉट, याद रखना इस चीज।
एन तो लिख ही दिया है। और आर क्या है यहाँ पर? आर इज द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। कैसे निकालते हैं आर, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। ठीक। आर को निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास। अब यहाँ एक सब हेडिंग दे रहा हूं, मेथड्स टू फाइंड आर। पहला होता है मेरे पास अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड। ये ऊपर वाले मेथड से कंफ्यूज मत करना है इसको। ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। मीन निकाला होगा ना आपने, अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक मीन मेथड। मीन मेथड, उसमें क्या करता हूँ, मुझे मेरे पास आर की कई सारी वैल्यू होंगी ना, तो मुझे तो एक वैल्यू चाहिए आर की, तो सारी आर की वैल्यू को जोड़ देता हूँ। R1 R2 R3 एंड सो ऑन, प्लस Rn डिवाइडेड बाई एन। इसको बोलता हूँ मैं अरिथमेटिक मीन। सेकंड मेथड मेरे पास होता है ज्योमेट्रिकल मीन मेथड। ज्योमेट्रिक मीन मेथड 9th 10th में पढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स के अंदर हम। ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं? मेरे पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं किसी भी चीज की, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे हम? उतनी ही पावर का रूट ले लेंगे। अगर मेरे पास n वैल्यूज हैं तो हमने nth रूट ले लेंगे उसका। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। हम दोनों से ही निकाल सकते हैं, पर हमारा आईएस कोड क्या बोलता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा निकल के आती है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से, तो आप भाई ज्योमेट्रिक मीन को ही लो। जो आईएस कोड बोलता है वो इसी को रिकमेंड करने के लिए बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन मेथड को। ठीक है। क्योंकि अगर आप अरिथमेटिक मीन जब आप लगाते हो तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आती है। आर की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आप बहुत ज्यादा कर देते हो, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है पॉपुलेशन का। अभी हम सेम न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन मेथड से, आप देखना कितनी ज्यादा वैल्यू निकल के आती है इस मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन सेम सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, इसी मेथड से हम लगाते हैं और सारी चीजों को क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, एक तरफ लिख रहा हूँ ईयर, एक तरफ लिख रहा हूँ पॉपुलेशन। ईयर मान लेता हूँ 1980, भाई सेम ही क्वेश्चन है, 1990, 200, 2000 एंड 2010। पॉपुलेशन 1980 में थी 50,000। 90 में थी मेरे पास, 90 में कितनी थी पॉपुलेशन? 75,000। 2000 में थी, हो गई थी बढ़ के 1,25,000। और 2010 में पॉपुलेशन बढ़ के हो गई थी 2 लाख। ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2040। 2040 में ही पॉपुलेशन बताते हैं कितनी आती है, देखते हैं कितनी आती है। देखो इस क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको इंक्रीज निकालना होगा, जो आपने पहले निकाला था, इंक्रीज। तो 50,000 से पॉपुलेशन बढ़ के 75,000 पहुंच चुकी थी 10 सालों के अंदर, एक डिकेड के अंदर 25,000 का इंक्रीज आया था भाई। यहाँ पर 50,000 का इंक्रीज देखने को मिला था मुझे। 75,000 से पॉपुलेशन बढ़ के 1,25,000 हो गई थी। 1,25,000 से बढ़ के पॉपुलेशन 2 लाख हो गई थी, यानी कि दो, सॉरी, 75,000 का इंक्रीज आया था। ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज आर। परसेंटेज आर, परसेंटेज आर कैसे पता करूं? परसेंटेज आर क्या होता है? डीपी अपॉन डीटी। डीपी अपॉन डीटी क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे छोड़ो, कितना इंक्रीज हुआ है? 25,000। कितने के ऊपर इंक्रीज हुआ है? कहां से इंक्रीज हुआ था? 50,000 थी पहले पॉपुलेशन, उस पे 25,000 का इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज आर लिखता हूं 25,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100। ये है परसेंटेज आर लिखने का तरीका। 25,000 का तो इंक्रीज आपने सुना होगा ना मैथमेटिक्स के अंदर, परसेंटेज इंक्रीज, ये वही और कुछ भी नहीं, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज, बस। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? आपके पास आज अगर 100 रुपए हैं, कल 120 रुपए हो जाते हैं, तो आपकी जेब में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 20 रुपए का इंक्रीज हुआ। बेस में क्या लगाते हैं? नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि पहले कितने थे? 100 रुपए थे, तो 20% इंक्रीज हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन पे 25,000 का इंक्रीज हुआ है। कितने के ऊपर हुआ था इंक्रीज? 50,000 के ऊपर हुआ था इंक्रीज, तो 50,000 विल बी इन नीचे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू?
ये वैल्यू आ जाएगी 50%। 50% का इंक्रीज हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह तो आता ही होगा। सेकंड केस के अंदर 50,000 का इंक्रीज हुआ, आपको दिख रहा है, लेकिन कितने के ऊपर हुआ इंक्रीज? 75,000 के ऊपर इंक्रीज हुआ था भाई। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? 2/3 हो गया, ये तो 66.67%। कितने के ऊपर हुआ था इंक्रीज भाई? 1,25,000 पे हुआ था इंक्रीज। 1,25,000. बिल्कुल, इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 3/5, यानी कि 60% है ना। 60% आ गई ये वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज, याद रखना ये चीज। ऐसे ऐसे क्या निकालते हैं परसेंटेज। अब देखो आर की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूले में तो मुझे एक ही आर इस्तेमाल करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एवरेज आर की वैल्यू निकालते हैं। एक एवरेज आर की वैल्यू हम निकालते हैं, एवरेज आर। कैसे निकालते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं इस केस के अंदर। तीन वैल्यूज हैं, तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। 50 इंटू 66.67 इंटू 60, क्योंकि तीन वैल्यू है तो यहाँ पर हमें क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद निकल के आती है, बता देता हूँ डायरेक्टली। आपके पास कैलसी हो तो सॉल्व करके बताओ, वरना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू आती है 58.48। ठीक। हो सकता है इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन नहीं बनता है इसके ऊपर, क्योंकि क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे परसेंटेज आर को। लेकिन हो सकता है कि आपको ये वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन दे दे, कि आप ये लगाओ एवरेज परसेंटेज आर पहले से दे रखा हो सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? पॉपुलेशन इन 2040, इन 2040, P 2040 इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट क्या लेते हैं? पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड 2010, 1 प्लस आर की पावर एन। और याद रखना भाई, आर यहां पर परसेंटेज में मत डाल देना, आर डालना होता है हमेशा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में डालने के लिए परसेंटेज को हटाओ और 100 से डिवाइड लगा दो। कितने डिकेड के बाद की बात कर रहे हो आप? 2010 से 2040 पे जाने के लिए 3 डिकेड क्रॉस करने हम्म। पड़ेंगे। फिर 3 आ गया, आप वैल्यू डाल दो आप। 2 लाख, एक तरीके से क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है भाई। 1.5848 की पावर 3। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो काफी ज्यादा वैल्यू निकल के आती है, अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ अभी। ये वैल्यू निकल के आ रही है 7,95,000 के आसपास। देख रहे हो आप? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से वैल्यू आई थी मेरे पास कितनी भाई? 3.5 लाख। इससे सेम डेटा, आपने ज्योमेट्रिक इंक्रीज लगा दिया, पॉपुलेशन बढ़ के हो चुकी है कितनी? 7,25,000। कितना खतरनाक चेंज, ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते जाओ, बस अभी सारी फालतू में नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन ये, काम में आएगा अभी देखना आप। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके उसके काम में आने वाला है। नेक्स्ट मेथड मेरे पास है, थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इस मेथड के अंदर कोई भी एजम्पशन नहीं माना गया था। सर इस जी, मेथड के बारे में, जो पिछली बार हाँ पेपर बोलिए। आया ना सर, हाँ हाँ। तो ये बोल रहे हैं ना सर, इतना लेंथी नहीं आता है सर। उस पेपर बड़ा टफ आया था, ऐसे ही पेपर आया था सर। पेपर, भाई अब जेई वही के पेपर में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। आप बार बार थोड़ी ना पूछता रहेगा आपसे वाटर कंटेंट निकाल के बताओ, ऐसी बराबर डब्ल्यू निकाल के बताओ, कुछ तो पूछेगा ही हाँ ना, सर। ठीक सा हाँ क्वेश्चन। सर। सिलेक्शन के लिए देखो दो चीजें हैं साफ साफ। मान लो सपोज आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ इस बार 80 के अराउंड गई होगी मेरे ख्याल से, है ना, कट ऑफ नहीं देखी मैंने अभी। तो 180 में से 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर कोई कर रहा है। जो हर कोई कर रहा है तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा इतने में आपका। जो बीस पढ़ना तो ऐसे सारा है जो सर। 20 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन उन लोग का तो हो रहा है। तो आपको ये तो करना ही करना है, पढ़ना तो ये भी सारा है करना है, सर। तब जाके सिलेक्शन मिलेगा आपको। चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन लगाओगे अपने आप ही सब कुछ। चलो, इस मेथड के अंदर हम देख रहे हैं
इस मेथड जो थर्ड मेथड हमारे पास, इसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी एजम्पशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई एजम्पशन लेके चलना है। इसका एजम्पशन यही है कि नो एजम्पशन। ठीक है। और डायरेक्टली इसने, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के अंदर, कि भाई एक लाइन लिख लेते हैं पहले, कि एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज शुड बी, एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज, अगेन इस वर्ड का मतलब क्या है बात करेंगे। एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज शुड बी कंसिडर्ड, शुड बी कंसिडर्ड ओवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज के अंदर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इसके अंदर जो फॉर्मूला दिया गया, वो दिया गया पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, आफ्टर एन डिकेड्स, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। यहां तक तो सेम ही है, देख ही रहे थे आप, सेम ही है एकदम, अरिथमेटिक इंक्रीज की तरह ही था। एक यहाँ पर इंक्रीमेंटल इंक्रीज और लगा दिया, वो क्या लगा दिया, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वाई बार, ये और लगा दिया बस। अब यहाँ पर एक्स बार क्या है वो तो आपको पता है पहले से ही, बस वाई बार के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। पी नॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। एक्स बार इज द एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पहले भी निकाला था हमने एक्स बार, है ना, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। वाई बार हमारा यहाँ पर होता है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देरी किस बात की, सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं, सीधे क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, है ना, सेम क्वेश्चन, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए कौन से मेथड से वैसे वैल्यू वैल्यू कैसी आ रही है। एक तरफ ईयर, एक तरफ पॉपुलेशन। 1980, 1990, 2000 और 2010, इन चार डिकेट्स का मेरे पास डेटा है। इसमें पॉपुलेशन थी 50,000, यहाँ थी 75,000, यहाँ बढ़ के हो गई थी 1,25,000, और यहाँ हो गई थी 2 लाख। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पॉपुलेशन इन 2040 क्या होगी। ठीक। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगाने के लिए मेरे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले उसको भी पता कर लेते हैं साइड में। यहां लिख रहा हूं इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ भाई, 25,000 का इंक्रीज हुआ पहले टिकेट के अंदर। दूसरी बार कितने का इंक्रीज हुआ भाई मेरे, 50 का इंक्रीज हुआ। तीसरी बार में कितने का इंक्रीज हुआ, 75,000 का इंक्रीज हुआ। और एक्स बार की वैल्यू में निकाल चुका था इन तीनों का एवरेज लेकर, 25 प्लस 50 प्लस 75,000 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू आ गई थी 50,000 में। एक्स बार की वैल्यू पहले भी निकाली हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कॉलम एक और बनाते हैं यहाँ बगल में, और लिखता हूं इंक्रीमेंटल इंक्रीज। इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब होता है भाई कि इंक्रीज के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मेरे पास इंक्रीज एक हुआ 25,000 का, एक हुआ 50,000 का, इंक्रीज के अंदर इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पर, 25,000 का। इन्हीं दो वैल्यूज में कितना इंक्रीज हुआ, इसको मैंने बोल दिया क्या, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। 25,000 नेक्स्ट टाइम कितने का इंक्रीज हुआ, 25,000 का ही इंक्रीज हुआ, फिर से भी सेम। तो वाई बार की वैल्यू मैं कैसे लिखता हूं, वाई बार में लिखता हूं एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, यानी कि 25,000 प्लस 25,000, दो ही वैल्यू हैं तो दो से डिवाइड लगाऊंगा। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25,000 आ गई। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन इन 2040 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड, यानी कि पॉपुलेशन इन 2010 प्लस एन की वैल्यू इज 3, एक्स बार की वैल्यू इज 50,000 प्लस
एन की वैल्यू इज 3, एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, वाई बार की वैल्यू इज 25,000। इसको आप सॉल्व कर लो। पॉपुलेशन ऑफ 2010 की थी मेरे पास कितनी, 2 लाख थी। तो 2 लाख, और ये हो गया मेरे पास 4/2, यानी कि 2, 6, 25, 150, 150, 150, 30, 5 लाख आनी चाहिए पॉपुलेशन, है ना? कितनी आ रही है? 5 लाख आएगी ना पॉपुलेशन? इससे पॉपुलेशन आ जाएगी मेरे पास 5 लाख। ये क्वेश्चन मैंने ये तीनों क्यों कराए हैं, सेम क्वेश्चन क्यों कराया तीनों बार? क्योंकि मुझे आपको बताना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, कि किस टाइप का मेथड किस टाइप की सिटी के लिए सुटेबल है। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मेरे पास बहुत ही नया नया सिटी है, यंग सिटी है, बहुत यंग सिटी है, एकदम बहुत न्यू सिटी है, नया नया डेवलप हुआ है या हो रहा है, सपोज जैसे न्यू चंडीगढ़। और एक मेरे पास बहुत ओल्ड सिटी है, जैसे मान लेता हूँ इंडिया के अंदर मान लेता हूँ वाराणसी, या पुरानी दिल्ली मान लो आप। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे न्यू चंडीगढ़ के लिए मेथड लगाना होता तो कौन सा मेथड लगाता मैं? गैस कर सकते हो? मेरे पास रिजल्ट्स हैं ऊपर के मेरे पास। न्यू और यंग सिटी के लिए आप किस मेथड को अप्रोच कर सकते हो? अर्थमेटिक इंक्रीज Sir, मेथड। geometric increase method. बिल्कुल, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्योंकि उसी मेथड से सबसे ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही थी। कितनी सर आ वो रही थी? 7,95,000। ये फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए होता है सर, जी, जो ज्योमेट्रिक क्या इंक्रीज पूछ रहे मेथड हैं? है ना सर, ये जो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है ना सर, ये फ्यूचर हाँ हाँ पॉपुलेशन के लिए होता है सर। हाँ, फ्यूचर पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं इससे हम अभी? ये ठीक है दो सर। हजार चालीस तो अभी आया थोड़ी ना है, वो तो आएगा अभी बाद में। फोरकास्टिंग में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा वी फोरकास्ट, यानी कि हम आगे का देखते हैं कि आगे कितना हो सकता है। तो कोई नया शहर है अगर, कोई नया शहर है अगर, तो उसमें लोग जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा स्पीड से लोग वहां पर बस रहे होंगे। बिल्कुल। और जो पुराने शहर हैं, जो पुराने शहर हैं मेरे पास, वहां पर जगह ही नहीं है। जो पुराने शहर है वहां पर जगह ही नहीं है, लोग और कितना या तो वो सिटी एक्सपेंड होता जाए, उसका साइज बढ़ता जाए। साइज को मैंने यहाँ कांस्टेंट कर दिया है, याद रखना ये चीज। जब कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज को रोक देते हैं। तो वाराणसी में जगह ही नहीं है लोगों को, लोग बनारस में आके थोड़ी ना बसेंगे अब। लोग नए शहरों में जाके बसेंगे, तो नए शहर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही होगी। तो जब रैपिडली ग्रो कर रही होगी, तो जिस जिस मेथड से ज्यादा फोरकास्ट हो रही है वैल्यू, उसको मैं इस्तेमाल करता हूं फॉर यंग एंड न्यू सिटीज। और जिस मेथड से सबसे कम फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है मुझे, कौन से मेथड से सबसे कम मिल रही है? अरिथमेटिक इंक्रीज से सबसे कम मिल रही है, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्ड सिटीज। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, वो ना तो बहुत हाई वैल्यू दे रहा है, ना तो बहुत लो वैल्यू दे रहा है। तो ये हर टाइप की सिटी के लिए सुटेबल है। बुक के अंदर लिखता है ऑथर कि भाई, कि जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, इट इज द बेस्ट मेथड अमंग दीज थ्री मेथड्स। इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ सिटी, न्यू और ओल्ड। इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन अदर टू मेथड्स। इस चीज को जो मैंने बोला भी आपको लिखा देता हूं, एक नोट पॉइंट लिखना। और यहां पर लिखता हूं कि मेथड, यहां लिखता हूं सिटी टाइप, सिटी, और यहां लिखता हूं सुटेबल मेथड। तो सिटी अगर आपकी बहुत यंग है, यंग बोल दो, या फिर न्यू सिटी है काफी, तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाने वाले हैं। किसी बहुत पुरानी सिटी की बात हो रही है, ओल्ड या वेरी ओल्ड सिटी है कोई, ऐसे केस के अंदर हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगाने वाले हैं। सबसे कम वैल्यू आ रही थी इससे, आपने देखा। और अगर नीदर यंग नॉर वेरी ओल्ड,
नॉर वेरी ओल्ड, इस केस के अंदर हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगा सकते हैं। और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, काफी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सर लास्ट में क्या लिखा, नॉर? नॉर वेरी ओल्ड, ठीक है। नीदर नॉर, ना तो बहुत यंग हो ना ही बहुत ज्यादा पुरानी सिटी हो, मॉडरेट रेंज की सिटी है कहते हैं, तो उस केस के अंदर हम लगा सकते हैं क्या, फोरकास्टिंग के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लॉजिस्टिक कर्व मेथड की। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। एक मेरे पास डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड भी है, डिक्रीजिंग, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ बस। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना बता देते हैं। जैसे कि आपने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, अभी ये वाला कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज की जो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी 50%, 66%, फिर 66%, अलग अलग डिकेट्स के अंदर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो लगातार अगर घट रहा है, वो लगातार क्या कर रहा है, अगर घट रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम इस मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखता हूं कि व्हेन फॉर अ वेरी ओल्ड सिटी, वेरी ओल्ड सिटी, ऐसा अक्सर पुराने शहरों में होता है, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन starts decreasing, this method can be used, this method can be used। ठीक है, जैसे आपने परसेंटेज इंक्रीज किया है वैसे ही हम परसेंटेज डिक्रीज भी लगा सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसके क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं, आपको बता दिया कि कहां पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ फिफ्थ वन, दैट इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, सर इसकी जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर? क्या, इसका जो इसकी फॉर्मूला बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं इसकी, फॉर्मूले की, फॉर्मूला है ही नहीं, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए बना सकते हो, पर इसको मैथमेटिक्स लगाकर ही हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, ओके, सिंपल थैंक यू सर। मैथमेटिक्स, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन इसका। अगर आप चाहोगे तो कल करा देंगे क्वेश्चन, आज इसको रहने देते हैं अभी। ओके सर। जरूरत नहीं है AJE के अंदर, है ना, इसके लिए। चलो, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ये जो बेसिकली क्या है, ग्राफिकल मेथड होता है हमारे पास, है ना। इसके अंदर एक ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं कि सिटी के लिए, देखना जरा, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना। एक ग्राफिकल मेथड होता है ये, यहाँ पर रहता है टाइम और यहाँ पर रहती है पॉपुलेशन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर बताते हैं कि एक ग्राफ बनाया हमने पॉपुलेशन का। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, स्टार्टिंग में तो कोई सिटी होती है बहुत ही रैपिडली वो ग्रो कर रही होती है, एक मिनट, स्टार्टिंग में कोई सिटी बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही होती है और एक टाइम के बाद आकर वो कांस्टेंट हो जाती है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर कांस्टेंट रेट्स बढ़ रही है, देखो आप। और एक टाइम के बाद आकर पॉपुलेशन तो बढ़ती है पर थोड़ा उसका स्लोप डिक्रीज करने लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ती है, और एक टाइम के बाद आकर पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, जिसको कि हम बोल देते हैं व्हाट, सैचुरेशन पॉपुलेशन। यानी कि भैया इस सिटी की अब इतनी ही कैपेसिटी थी, इसको हम बोलते हैं PS, दैट इज सैचुरेशन पॉपुलेशन। यहां पर मैं तीन सेगमेंट बना रहा हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेगमेंट है वो बेसिकली बहुत ही जो मेरे पास यंग सिटीज होती हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज फॉर वेरी यंग सिटीज, एकदम न्यूली डेवलप्ड सिटीज हैं, वेरी यंग सिटी। देखो आप, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है। सेकेंड केस इज फॉर इंटरमीडिएट सिटी, मतलब ना तो बहुत पुरानी ना ही बहुत नहीं, इंटरमीडिएट सिटी। और तीसरा जो फेज हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ओल्ड सिटीज में देखने को मिलता है कि भैया वहां पर एक टाइम के बाद जाकर पॉपुलेशन रुक ही जाती है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन उसमें रह ही नहीं सकती वहां पे। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन सेगमेंट मैंने बनाया आपके सामने। फर्स्ट सेगमेंट में मैं क्या देखता हूं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है काफी, उससे यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर अगर आप स्लोप देखते हो तो आप देखना, आप स्लोप कहाँ गया, अरे यार ये टच क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग कर रहा था। हाँ, यहाँ पर आप अगर देखो स्लोप के बारे में बात करूं, स्लोप, तो स्लोप अगर आप देखोगे यहाँ पर स्लोप कुछ और है, यहाँ पर स्लोप कुछ और है। ये थीटा वन मान लो, इस स्लोप को अगर मैं स्लोप देखते हैं हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लाइन से टेंजेंट मारा, थीटा वन बोल दिया इसको, इसको थीटा टू बोल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा टू की वैल्यू क्या है, ज्यादा है थीटा वन से। इधर लिखा है पॉपुलेशन, यहाँ लिखा है टाइम, तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, डीपी अपॉन डी हो गया। उस समय मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरी लाइन में स्लोप क्या है, बराबर ही है। कहीं भी आप स्लोप निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, बराबर निकल के आएगा, थीटा वन थीटा टू बराबर निकल के आएगा। और तीसरा जो सेगमेंट है, यहाँ पर स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर थीटा वन मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखो थीटा काफी कम निकल के आएगा, थीटा टू, थीटा टू इज लेस देन थीटा वन। एक कर्व में अलग से स्लोप का भी बना सकता हूं। एक मिनट, कहाँ गया ये, हैंग कर रहा है। एक कर्व में स्लोप का भी बना सकता हूँ। हम्म, एक कर्व में स्लोप का भी बना सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से। स्लोप स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, फिर जाके कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। ये स्लोप का कर्व है, अलग से इसी में ड्रॉ कर दिया है मैंने स्लोप कर्व, यानी कि डीपी अपॉन डी वाला कर्व है ये रहा। फर्स्ट फेज में स्लोप बढ़ रहा है, सेकंड फेज में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, और थर्ड फेज में स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ये मैंने आपको बताया कि कोई भी सिटी किस 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 टाइप की सिटी किस तरीके से बिहेवियर करती है। अगर वो अपने यंग एज के अंदर होगी तो स्लोप कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा मुझे, पॉपुलेशन का रेट इंक्रीज दिख रहा है मेरे को। सेकेंड फेज के अंदर कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है। थर्ड फेज के अंदर पुराना शहर हो चुका है जब काफी ज्यादा है, तब डिक्रीजिंग स्लोप मुझे देखने को मिल रहा है टाइम के साथ साथ, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर धीरे धीरे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ की मदद से आपको सारी चीजें बता दी है। और यहाँ पर सैचुरेशन पॉपुलेशन जो फॉर्मूला वो आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें याद नहीं रखना आपको, जितना काम का बता रहा हूँ, टू पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर, टू पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है पी नॉट प्लस पी टू डिवाइडेड बाई पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर। यहां पर जो पी नॉट है वो पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट डिकेड है, ये चीज याद रखना है, ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर। अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे उसके अंदर पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डेटा ले रहा था मैं, यहां पर मैं ले रहा हूं फर्स्ट डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ, पी नॉट, ये डिफरेंसेस मेथड के अंदर। दिस इज सैचुरेशन पॉपुलेशन। सैचुरेशन पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिस टाइम पर जाके सिटी की पॉपुलेशन कांस्टेंट होने लग जाती है, उस पॉपुलेशन को मैंने बोल दिया सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक।
P1 का मतलब क्या है? P1 का मतलब है यहां पर कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T1, एंड P2 इज पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T2। और हमेशा इस मेथड को अप्लाई करने के लिए T2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 2T1 के, तभी ये मेथड अप्लाई करेगा ऑलवेज। जितना काम का है इस मेथड के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो इससे गेट वगैरह में क्वेश्चन बनता है कभी कभी, है ना, पर एजेई के अंदर बनने का सेंस इससे कोई है ही नहीं, क्योंकि आप सॉल्व उसको हाथ से कर ही नहीं सकते। एलएन वगैरह के अंदर रहते हैं फॉर्मूले वगैरह भी, इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सैचुरेशन पॉपुलेशन का। 2P0 P1 P2 - P1 स्क्वायर। देखो पहले तीनों की मल्टीप्लाई कर देना दो के साथ में, फिर बीच वाले को थोड़ी रिस्पेक्ट देना, उसको स्क्वायर कर देना अंदर, उसके बाद जोड़ देना P0 P2 को। क्योंकि यहाँ पर इनको ऐड किया तो नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देना, बस। -P1 स्क्वायर। मतलब याद रखने का तरीका है अपना अपना यार, कैसे भी याद रख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। सो दिस वाज द सैचुरेशन पॉपुलेशन। क्लियर है ये? इसको सब नोट कर लो, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है ना इसका। और ये कंडीशन याद रखना है कि ये भाई केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब जब T2 की वैल्यू 2T1 के बराबर है। ठीक है। और P0 जो है यहाँ पर वो बेस ईयर की पॉपुलेशन होती है, ना कि लास्ट नॉन डिकेड की। ठीक है। चलो, और भी मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, और भी मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ऊपर जाते हैं उसी सीक्वेंस में कर लेते हैं कवर, है ना, उसी सीक्वेंस में कवर कर लेते हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं मेरे पास। ये नेक्स्ट इज रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, इनके बारे में जान लो तो थोड़ा थोड़ा सा जान लो बस, है। नेक्स्ट इज सिक्स नंबर होगा जहां तक है, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। अलग अलग स्टेट्स के अंदर कभी ना कभी पूछा गया है इनके बारे में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये प्रोपोर्शन मेथड। इसमें करते क्या है रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, यहां पर हम जैसे मान लो आपको किसी सिटी की पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है ना, इस टाइप का मेथड हम तभी लगाते हैं जो जब किसी एरिया की ग्रोथ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो ग्रोथ है वो कंट्री की ग्रोथ के साथ पैरेलल चल रही है। कंट्री भी आपका उसी रेट से ग्रो कर रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया भी ग्रो कर रहा है। लिखता हूं, सुटेबल व्हेन, सुटेबल व्हेन, सुटेबल व्हेन cities growth is parallel to country's growth। कंट्रीज ग्रोथ, इसके अंदर करते क्या है, प्रेजेंट डेट के ऊपर, प्रेजेंट और पास्ट का जितनी हमारे पास डेटा है पास्ट का भी ले लेते हैं, है ना। मान लो आपके पास सिटी का पास्ट का डेटा अवेलेबल है, और प्रेजेंट का भी अवेलेबल है। तो सिटी की पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कंट्री पॉपुलेशन, इसका रेशियो पता कर लेते हैं हम। इसका रेशियो पता कर लेते हैं हर एक डिकेड के लिए जो हमारे पास लास्ट का डेटा अवेलेबल था, फॉर लास्ट नोन डिकेड्स, फॉर लास्ट नोन डिकेड्स। फिर क्या करते हैं, आफ्टर एन डिकेड्स, ये जो रेशियो रहेंगे मेरे पास, सिटी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी, कंट्री पॉपुलेशन, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा कंट्रीज पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, कंट्रीज पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। समझना, ये मैथमेटिक्स है। रेशियो प्रोपोर्शन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमने ये मान लिया कि भाई हमारी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कंट्री की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही बढ़ रही होगी। ठीक है। तो आपको अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन पता करनी है आफ्टर एन डिकेड्स, ये क्या लिखा है मैंने, सिटीज पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, बस ये पूछेगा आपसे कि भाई इस मेथड को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब सिटी की ग्रोथ पैरेलल हो कंट्री की ग्रोथ के। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये समझा भी दिया है, सिटीज पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स।
ऐसे पता कर लेंगे। सिटी पॉपुलेशन बाई कंट्री पॉपुलेशन का जो रेशियो था, उसमें कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी आफ्टर एन डिकेड उसकी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इतना ही। नेक्स्ट मेथड मेरे पास है, दैट इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या कहते हैं, मास्टर प्लान या फिर जोनिंग मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। ये मेरे पास बेस्ट मेथड होता है फॉर अ प्लान सिटी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में क्या सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 5, सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके सेक्टर बने हुए हैं। मुझे पता है कि भैया सेक्टर 7 के अंदर मार्केट यहाँ पर रहने वाली है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहां पर नंबर ऑफ पर्सन फिक्स हैं। इतने ही लोग रह सकते हैं किसी एक सेक्टर के अंदर, एक घर के अंदर फिक्स है कि एक घर के अंदर 5-6 लोग होंगे, है ना। अगर सब कुछ प्लान्ड वे में पहले से डिसाइडेड है कि मार्केट यहीं पर होगा, घर इससे ज्यादा नहीं बन सकते यहाँ पर, और तो वहां पर पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना और आसान हो जाता है। और इस मेथड को बोलते हैं बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड फॉर प्लान्ड सिटी, फॉर प्लान्ड सिटीज। आपको इसके अंदर यही याद रखना है बस। आप बहुत ही एक्यूरेटली इसके अंदर चीजों को फोरकास्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो बहुत ही एक्यूरेटली। और लास्ट है मेरे पास यहाँ पर कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये उस टाइप की सिटीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होता है। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहा हूँ नोएडा एंड गुड़गांव, नोएडा एंड गुड़गांव, या फिर मान लेता हूँ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। जैसा मैंने नोएडा बसाया था वैसा ही मुझे ग्रेटर नोएडा बसाना है, वैसे ही बिल्डिंग्स वहां बनानी है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होने वाला है। तो इस केस के अंदर मैं बोलता हूं कि फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सिटीज, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सिटीज, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सिटीज। देखो आपको इतना ही ध्यान रखना है, दोनों सिटी का ग्राफ को हम कंपेयर कर लेते हैं। नोएडा का ग्राफ था मेरे पास, तो ग्रेटर नोएडा का ग्राफ भी मैं ऐसा ही मान लूंगा, ग्रेटर नोएडा के लिए ग्राफ भी ऐसा ही मान लूंगा, अगर सिमिलर टाइप की सिटी है तो, पॉपुलेशन का टाइम के साथ। ठीक है भाई, चलो। आपको शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए बता दिया है, बाई चांस इनसे अगर पूछ लिया तो आप आंसर कर पाओ, ये मत बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं इस मेथड को। तो बता दिया है कि मास्टर प्लान जोनिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर प्लान सिटीज। इतना ये पूछता पूछता एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन एग्जाम का लिखा दिया डायरेक्टली। कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड इज फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सिटीज, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉमर्शलाइजेशन सेम टाइप का हो रहा है एकदम, है ना। और जो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड था, अगर सिटी, किसी एक पर्टिकुलर सिटी की ग्रोथ कंट्री की ग्रोथ के पैरेलल है, तब मैं सिक्स्थ वाला जो मेथड है रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सारे के सारे थे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, क्लास एंड होने वाली है कुछ टाइम के अंदर, 2 घंटे की लिमिट है इसके अंदर, इसलिए है ना, एक्सटेंड कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सर, ये कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड बोला ना आपने सर, हाँ हाँ क्या है सर? जी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर अगर सेम टाइप की सिटी होती है, जैसे मान लो सेम टाइप का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर, सेम लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, ठीक है, सब कुछ सेम टाइप है ना, एकदम सिमिलर सिटी है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा गुड़गांव वगैरह एकदम सेम सिटीज है यार, ये नोएडा बेंगलोर हो गया, सेम टाइप की सिटी है ना। तो यहाँ पर हम ठीक। कंपैरिजन कर सकते हैं उनके ग्राफ्स को आसानी से, है ना। ठीक है सर। हम्म। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपका हम्म, काम बनता है कि एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आप लगा लो, एक एक क्वेश्चन। Okay, sir. और जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो आसानी से, व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को एनी टाइम, है ना, 24 घंटे सर में कभी ग्रुप भी, अगर चाहूंगा तो कर दूंगा रिप्लाई। सर ग्रुप में डाल देना सर नोट्स। सर नोट्स ग्रुप में डाल देना अभी। नोट्स ग्रुप पे तो डाल दूंगा, हाँ अभी तुरंत ही डाल दूंगा भाई। सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। सर ये एसएससी जेई के लिए स्टेबल रहेगा ना सर? आप इतना अच्छे पढ़ा रहे हैं, ये जेई, देखो ये देखो जितने भी गेट के एग्जाम आ लिए। रहे हैं, देखो देखो, अरे देखो इन्वायरमेंट है ये, थोड़ी ना कि जेई की इन्वायरमेंट अलग है, ए की इन्वायरमेंट अलग है, नहीं गेट नहीं, की ये अलग है, सर सब आप वही कुछ बोल रहे वही हो ना है। सर, आप डीप पढ़ा रहे हैं सर सर कुछ। हाँ
सर मेरा हाँ जी कहने भाई। का वो मतलब नहीं था कि ये क्वेश्चन मैंने जो सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि मेरे मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। मैं पूछ रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में, मतलब इतने बड़े बिल्कुल कैलकुलेशन के, भाई, वो मैं बिल्कुल पूछ रहा आ था। रहे हैं, आ रहे हैं, मेरा कहने का वो आ रहे हैं मतलब था। आजकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो यार, कोई बात नहीं। ठीक है। आ नहीं रहा है है सर, क्वेश्चन, क्या है आता ना, है सर? अरिथमेटिक इंक्रीज का तो फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन, है ना। अरिथमेटिक इंक्रीज का हाँ क्वेश्चन सर। तो फ्रीक्वेंटली आता है जेई के अंदर, है ना। चलो फिर कल मिलते हैं, बाकी आप इससे क्वेश्चन लगा लेना आज सारे, है ना, हाँ अगर सर। टाइम निकाल के आपके सर पास, क्योंकि प्रीवियसली आपके थोड़ा पास ऑब्जेक्ट हो गया सर? मेरे पास यार ऐसे पीडीएफ वगैरह तो नहीं है अलग से, है ना। आपके पास बुक रखो ना, थोड़ी बहुत खरीद लो, कोचिंग वालों ने कुछ दिया हो तो उसको लगाओ भी, वरना आपके पास प्रीवियस ईयर स्टेट का लगाओ अपना, है ना। और क्या कहते हैं, इसका कौन सा बुक बेस्ट रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव? अभी आप अभी एसएससी जेई मेरे जेई के ख्याल से। पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एसएससी जेई को जैसे हम एक मान लेते हैं ना, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना एसएससी जेई को, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप, है ना, आप इसके यूथ की क्वेश्चन यूथ लगा लो। बाकी बाकी और भी स्टेट्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं जेई वगैरह के, वो आप लगा सकते हैं, ए के क्वेश्चन लगा सकते हो आप। ए सर, यूथ वाले क्वेश्चन जेई पब्लिक में आ सकते हैं इजीली, है यूथ ना। पब्लिकेशन कैसी रहेगी सर? वो बुक ठीक है, पर उसमें गलतियां काफी है ना, मतलब तो थोड़ा सा बस कंफ्यूज मत होना, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखना बस, थोड़ा सा बस ये है। कोई आंसर गलत ठीक दिया हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो चीज है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। वैसे वैसे बुक ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं फिर कल, कल है ना इसी टाइम पे मिलते हैं। चलो। ओके सर। ओके।